मध्य प्रदेश में कलचुरी शासन। भारतवर्ष में प्राचीन इतिहास में भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में कलचुरी नरेशों का स्थान कई दृष्टियों से वैशिष्ट्यपूर्ण है। सन 550 से लेकर 1470 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्ष की अवधि में कलचुरी नरेशों ने भारतवर्ष के उत्तर अथवा दक्षिण स्थित किसी न किसी प्रदेश में अपना राज्य चलाया। भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कोई भी राजवंश नहीं है जिसने इतनी लंबी अवधि तक अपना राज्य चलाया हो। वर्तमान छत्तीसगढ़ कलचुरी राजवंश का शासन था, जिसकी राजधानी रतनपुर थी। यह रतनपुर बिलासपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। रतनपुर के कलचुरियों के से पूर्व छत्तीसगढ़ के बारे में अधिकृत व प्रमाणित जानकारी कम मिलती है। कलचुरी, कटचुरी, कलसुरी, कलकुटी आदि नामों से भी जाने जाते थे। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने अपने राजवंश को हैहय वंश से जोड़ा था। चेदी वंश भी इन्हें ही बताया गया है। महाभारत और चेदी वंश के शिशुपाल का विवरण ज्ञात है। चैद्य नामक पौराणिक शासक के वंशज आदि चेदी कहलाए। महाभारत युद्ध से मौर्यों के उत्थान तक चेदियों की व्यथा कथा का कहीं विवरण नहीं मिलता। महाजनपद युगीन भारत में चेदी एक महाजनपद के रूप में ख्यात था। इनकी राजधानी सुक्तिमती नदी के तट पर स्थित थी। भारत के 7 कुल पर्वतों में सुक्तिमती भी एक था, जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ी सिहावा पर्वत से की गई है, जहाँ से महानदी व अन्य नदियों का उद्गम हुआ है। सकरी नामक छोटी नदी भी यहीं से निकलती है। इसे ही शक्तिमती नदी माना जाता है, जो रतनपुर के पास बहती है। उड़ीसा का खारवेल चेदी वंश शासक था, जिसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र पर हैहय वंशीय चेदियों ने अपना राज्य स्थापित किया। सागर त्रिपुरी क्षेत्र पर भी इनका प्रभुत्व था। मध्ययुगीन भारत में प्रसिद्ध राजवंशों में इनकी गणना होती है। लंबी अवधि तक सत्तारूढ़ रहना ही कलचुरी वंश की विशेषता नहीं है। इस वंश में अनेक महत्वपूर्ण राजागण भी हुए हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही है, साथ ही विद्या, धर्म, कला और उदारता पूर्वक आश्रय प्रदान कर अपनी कीर्ति दूर दूर तक फैलाई। भारत के राजागण पुराणकालीन प्रसिद्ध राजाओं व राजवंशों से अपना संबंध जोड़ने में गौरव अनुभूति करते थे। कलचुरियों में भी हिंदू मान्यता के अनुसार पृथ्वी के प्रथम राजा मनु से अपना संबंध जोड़ा। मनु के वंश में कीर्तवीर्य हुआ, उसके वंशज हैहय वंशी कहलाए। प्रथम राजा मनु से अपना संबंध जोड़ा। मनु के वंश से कृतवीर्य हुआ, जिसके वंशज हैहय वंशी कहलाए। अमोदा ताम्रपत्र कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम 27 जनवरी 1079 ईस्वी। कलचुरी नरेश अपने को हैहय सहस्त्रार्जुन का वंशज कहने में गौरव अनुभव किया करते थे, इसलिए शिलालेखों में उनका उल्लेख हैहय वंशों के रूप में हुआ है। रतनपुर के कलचुरियों के अनेक ताम्रपत्रों में सूर्य व उसके पुत्र मनु व उसमें कृतवीर्य कार्तवीर्य को एक वंशावली में दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि सूर्यवंश से अपना संबंध जोड़ा करते थे। सूर्यवंश और सोमवंश भारतवर्ष की कृति मानवंश हो गए हैं, अतः कलचुरियों का इन वंशों से संबंध जोड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मध्य प्रदेश के कलचुरी हैहय वंशी महिषामान ने महिषामती नगर बसाया। महिषामान ने माहिष्मती नगर बसाया। आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी माहिष्मती थी। इंदौर रियासत में स्थित माहेश्वर नामक स्थल को माहिष्मती माना गया है। कलचुरी नरेशों की कुल राजधानी का गौरव इसे प्राप्त रहा है। यहीं से कलचुरियों ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। रायपुर, खल्लावाटिका इत्यादि समय समय पर इनकी राजधानियाँ रहीं। इस विस्तार अभियान में अनेक लड़ाइयाँ की गईं। कालंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, रतनपुर, रायपुर, खल्लावाटिका इत्यादि समय समय पर इनकी राजधानियाँ रहीं। इस वंश के बारे में पदात्मक विवरण प्राप्त करने वाले कवि श्री मुरारी ने लिखा है, महिषामती सर्व कलचुरी नरेशों की पटरानी थी। महिष्मती पुरेश्वर की पदवी वे धारण करते थे। कृष्णराज ने 550 से 575 ईस्वी तक माहिष्मती में राज्य किया। इसके सिक्के कृष्णराजक रूपक नाम से जाने जाते हैं। वाकटकों का अंत हो गया था, अतः अवसर का लाभ उठाकर कृष्णराज ने गुजरात, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ प्रदेश में अपना साम्राज्य विस्तार किया। परमेश्वर अर्थात भगवान शंकर का भक्त था। शंकरगण
कृष्णराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शंकरगण हुआ। पिता से प्राप्त साम्राज्य को वह कायम रखा था। उसने कोई साम्राज्य विस्तार किया हो ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता। अपने पिता के समान वह भी शिव भक्त था। इसकी 575 से 600 ईस्वी तक शासनकाल रहा। बुद्धराज शंकरगण का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बुद्धराज हुआ। शंकरगण का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बुद्धराज हुआ। 600 ईस्वी के लगभग उसका सिंहासनारोहण हुआ। वातापी के चालुक्य अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। इसी उपक्रम में बुद्धराज ने से उसकी लड़ाई हुई। चालुक्य नरेश मंगलेश विजयी हुआ और लूट के माल के रूप में काफ़ी सामग्री प्राप्त किया। बुद्धराज 600 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और एक वर्ष पश्चात 601 ईस्वी में उसे इस भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। चालुक्यों की गृह युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण बुद्धराज को राहत मिली। अपने राज्य की व्यवस्था उसने की। डॉक्टर मीनाक्षी ने लिखा है, स्वीकार करना कि कोई संदेह नहीं है कि मंगलेश से पराजित होने पर बुद्धराज सन 610 ईस्वी तक उत्तर स्थित मालवा से लेकर दक्षिण के महाराष्ट्र तक फैले प्रदेश का स्वामी था। पुलकेशी के चालुक्यों के गृह युद्ध की सफलता प्राप्त कर अपने पराक्रम से सीमावर्ती राज्यों को परास्त कर अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस अभियान में 620 ईस्वी के लगभग बुद्धराज परास्त हुआ और उसके साम्राज्य का बड़ा भाग उसे छीन लिया गया। 620 ईस्वी में आगामी 150 से 175 वर्षों तक कलचुरियों का इतिहास अंधकार पूर्ण रहा। वे कहाँ हैं, कैसे रहे, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चालुक्यों से टकराना उनके वंश की बात नहीं थी, अतः चालुक्यों का स्वामित्व उन्होंने स्वीकार किया। पारिवारिक संबंध भी उन्होंने बनाए। इस काल में कलचुरियों से उदार सहायता देकर मुंबई के पास एलिफेंटा गुफा खुदवाई। भारतवर्ष की उत्कृष्ट गुफाओं में उसकी गणना होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस गुफा के कारण उनकी कृति सदैव बनी रहेगी। तो एलिफेंटा गुफा किसने बनवाई? कलचुरी ने, उदार सहायता लेकर। त्रिपुरी के कलचुरी संस्थापक वामराज देव। त्रिपुर राज्य की स्थापना करने वाला ऐतिहासिक पुरुष वामराज देव था। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। दक्षिण भारत में चालुक्य की तूती बोलती थी, अतः दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य स्थापना का प्रयास असफल होना ही था। मध्य भारत में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी। वामराज ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। कालंजर के अभेद दुर्ग पर उसने आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड और बघेलखंड उसके ऑक्टोपसी पंजों से नहीं बच पाए। गंगा नदी पर पार कर अयोमुख प्रदेश पर प्रभुत्व स्थापित किया। गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र जीतकर अपने कोई लक्ष्मण राज को वहां का राजा बनाया। लक्ष्मण राज के वंशजों ने उस प्रदेश पर अनेक पीढ़ियों तक राज किया। उन्हें सरयू पार की कलचुरी कहा जाता है। सरयू पार की कलचुरी किन्हें कहा जाता है? लक्ष्मण राज के वंशजों को। साम्राज्य प्रसार कर उसने बड़े राजाओं की भांति बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर उस काल की प्रचलित बड़ी उपाधियां थीं जिसे वामराजदेव ने धारण किया। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर अपनी राजधानी दुर्भेग कालंजर किले में स्थापित की। कालंजपुर वारिधेश्वर नामक पदवी कलचुरी धारण करने लगे। मध्य भारत में उस काल में कालंजर और चित्रकूट के किले प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाते थे। ये किले जिस राजा के अधिकार में रहते थे उसे उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में बड़ी सुविधा रहती थी। सैनिक उपयोगिता की दृष्टि से कालंजर राजधानी रही, मगर वामन राज ने अपनी दूसरी राजधानी जबलपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित त्रिपुरी में स्थापित की। सैनिक उपयोगिता की दृष्टि से कालंजर राजधानी रही, मगर वामन राज ने अपनी दूसरी राजधानी जबलपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित त्रिपुरी में स्थापित की। यह नगर नर्मदा के पावन तट पर स्थित था। महाभारत में इसका उल्लेख दिग्विजय के संदर्भ में आया है। चेदी देश के नरेश अथवा चैद वामराज कहलाए। चेदी देश के नरेश या चैद वामनराज कहलाए। वामनराज देव त्रिपुरी के कलचुरी राज्य का संस्थापक था। वामराज देव त्रिपुरी कलचुरी का संस्थापक था। कलचुरी ताम्रपत्र में आदर व सम्मान के साथ उसका उल्लेख किया गया है। प्रथम शंकरगढ़। वामदेव के पश्चात किस कलचुरी शासन सूत्र संभाला, इस पर इतिहास मौन है। कलचुरी शासन के शंकरगढ़ प्रथम का शिलालेख सागर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसमें वामराजदेव पदानुध्यात लिखा है। उसके पश्चात शंकरगढ़ प्रथम का उल्लेख है, जिससे सिद्ध होता है कि वामराजदेव के वंश
कि परंपरा था, कि वंश परंपरा का था। 2-3 पीढ़ियों का अंतर रहा होगा। परम भट्टारक आदि उपाधियों ने इसने भी धारण की थी। प्रथम लक्ष्मण राज 841 से 42 सन के इस शिलालेख में प्रथम लक्ष्मण राज का उल्लेख मिलता है। प्रथम शंकरगण के लगभग 100 वर्ष पश्चात प्रथम लक्ष्मण राज हुआ। यह काल दक्षिण भारत के बलशाली नरेश ध्रुव और तृतीय गोविंद का था। तृतीय गोविंद जो राष्ट्रकूल का वंशज का था, तृतीय गोविंद राष्ट्रकूल वंशज का था। उसने अन्य प्रदेशों के साथ डाहल को भी जीता था, जो कलचुरियों के अधिकार में था। लक्ष्मण राज संभवतः इससे पराजित हुआ होगा। कलचुरी और राष्ट्रकूट घरानों में उत्तरोत्तर स्नेह भाव बढ़ता गया और उसमें वैवाहिक संबंध भी कायम हुआ। कई पीढ़ियों तक कलचुरी राजकन्याओं का राष्ट्रकूट राजकुमारों से विवाह हुए। कलचुरियों ने साम्राज्य विस्तार के दौरा में राष्ट्रकूटों को भरपूर सहायता पहुंचाई। दोनों राजवंशों का पारंपरिक मेल जोल मध्य भारत के लिए सुखकर रहा। प्यारेलाल गुप्त के अनुसार प्रथम लक्ष्मण राज का राजकाल लगभग 25 वर्ष का था, अर्थात 825 से 850 ईस्वी तक रहा। प्रथम कोल्लल प्रथम लक्ष्मण राज के पश्चात त्रिपुरी की गद्दी पर प्रथम कोल्लल बैठा। लक्ष्मण राज से उसका क्या पारिवारिक संबंध यह ज्ञात नहीं हुआ है। कोलकल प्रथम की गणना महत्वाकांक्षी राजाओं में की जाती है। चंदेल वंश की राजकुमारी नक्टा देवी से विवाह कर उसने चंदेलों को अपना सहायक बनाया। अपनी पुत्री महादेवी का विवाह दक्षिण कोसल के राष्ट्रकूट नृपति द्वितीय कृष्णराज से कराकर उसने राष्ट्रकूटों की सहायता के लिए भी अपने पुत्र शंकरगण को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। इस प्रकार उत्तर भारत में भोज और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय के रूप में प्रथम कोक्कल के 2 प्रमुख साथी हुए। बिलहारी शिलालेख में इन्हें विजय के 2 स्तंभ के रूप में उल्लेखित किया गया है। प्यारेलाल गुप्त के अनुसार उनका शासनकाल 850 से 890 ईस्वी तक था। अन्य शासक प्रथम कोक्कल का पुत्र द्वितीय शंकरगण के नाम से गद्दी पर बैठा। वह मुग्धतुंग रणविग्रह भी कहलाया। वह सन 890 के लगभग गद्दी पर बैठा। चालुक्य वंशीय विनादित्य ने द्वितीय कृष्णराज राष्ट्रकूट को परास्त किया। कलचुरी सेना भी कृष्णराज के साथ परास्त हुई। शंकरगण ने कौशल की भी विजय यात्रा की थी। सोमवंशियों से पाल बिलासपुर छीन लिया था, तो मान को राजधानी बनाकर उसका भाई रहा। सोमवंशियों ने उसे मार भगाया। शंकरगण के पश्चात उसका पुत्र बलहर्ष शासक हुआ। 910 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा। थोड़े समय तक ही शासन किया। उसका भाई प्रथम युवराज देव उर्फ केयूरवर्ष 915 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चालुक्य राजकन्या नोहला ने उससे विवाह किया। चालुक्य राजकन्या नोहला ने केयूरवर्ष से विवाह किया। धनुर्विद्यु के युवराज को अर्जुन जैसा बतलाया गया है। युवराज के समय राष्ट्रकूट से चली आ रही मित्रता समाप्त प्राय हो गई थी। राष्ट्रकूट तृतीय कृष्णराज ने त्रिपुरी डाहल मंडल को जीता। युवराज ने इसे पुनः प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। युवराज शैव मत का अनुयायी था। इसका बनवाया गोलाकार शिव मंदिर गोलकी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। युवराज जो था वो शैव मतावलंबी था। उसने गोलाकार शिव मंदिर गोलकी मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 915 से 950 ईस्वी तक युवराज का कार्यकाल घटना प्रधान रहा। राष्ट्रकूटों ने गृह युद्ध में भाग लेकर कलचुरी युवराज ने ख्याति प्राप्त की। युवराज चक्रवर्ती बनना चाहता था, मगर राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय और चंदेल नरेश यशोवर्मा ने उसे परास्त कर उसकी महत्वाकांक्षा को चूर चूर कर दिया। युवराज प्रथम के बाद उसका पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय गद्दी पर बैठा और दक्षिण कौशल पर उसने आक्रमण किया। उड़ीसा पर भी धावा बोला। शिव भक्त था। रानी का नाम राहड़ा और पुत्र का नाम तृतीय शंकरगण था। तृतीय शंकरगण विष्णु भक्त था। चंदेलों से हुए युद्ध में वह मारा गया। अब है युवराज देव द्वितीय। शंकरगण के पश्चात
उसका भाई युवराज देव द्वितीय गद्दी पर बैठा। परमार नरेश वाकपति मृंज के आक्रमण का सामना उसने किया पर परास्त हुआ। त्रिपुरी राजधानी भी मुंज के अधिकार में चली गई। मुंज की लड़ाई चालुक्य नरेश तैलभ से हुई, जिससे बाध्य होकर मुंज ने कलचुरियों से संधि कर त्रिपुरी लौटा दी। कलचुरियों की घटती शक्ति का ज्ञान लोगों को होने लगा। महमूद गजनवी ने आक्रमण का सामना करने के लिए पंजाब के राजाओं ने जिन उत्तर भारत के राजाओं को सहायता के लिए बुलाया था, ऐसा बुलावा कलचुरियों को नहीं मिला। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार युवराज देव द्वितीय का भांजा तैलब बड़ा लड़का था। चालुक्य नरेश उसने अपने मामा युवराज देव पर भी चढ़ाई की और उसे हरा दिया। युवराज देव द्वितीय के पश्चात द्वितीय कुक्कल गद्दी पर बैठा। कन्नौज, गौड़ तथा चालुक्य नरेश को परास्त कर उसने ख्याति प्राप्त की। गांगेय देव द्वितीय कुक्कल के बाद 1015 ईस्वी से लगभग उसका पुत्र गांगेय देव सिंहासन रूढ़ हुआ। वह भी प्रतापी व महत्वाकांक्षी राजा था। अपने पराक्रम से वह विक्रमादित्य कहलाया। गांगेय देव विक्रमादित्य कहलाया। अल्प अवधि में ही उसने अपने वंश की कीर्ति पुनः उज्ज्वल की। दक्षिण में कर्नाटक के निकटस्थ कुंतल देश पर परमार भोज और चोल राजेंद्र के सहयोग से आक्रमण किया और उसे परास्त किया। कलचुरी और परमारों की मित्रता अधिक दिनों तक न चली। धारा के भोज ने कलचुरी गंगेय देव को परास्त किया। बाद के वर्षों में दोनों राजवंशों की शत्रुता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एक बार गंगेय देश ने तिलगाने के राजा को साथ लेकर धार के भोज पर चढ़ाई की, परंतु हार गया। तब तो धार के निवासियों के घमंड का ठिकाना न रहा। वे कहने लगे कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेलीगण। एक बार गंगेय देव ने तिलगाने के राजा को साथ लेकर धार के भोज चढ़ाई की, परंतु हार गया। तब तो धार के निवासियों का घमंड का ठिकाना न रहा। वे कहने लगे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेलीगण। अरब के यात्री अल-बरूनी ने गंगेय की प्रशंसा की है। उसकी मृत्यु 1041 ईस्वी में हुई। त्रिपुरी भारत के ठीक मध्य में है। गांगेय देव ने अपने अतुल्य प्रताप से उसे भारत साम्राज्य का केंद्र बना दिया। उसके समकालीन चंदेल राजा ने के एक लेख में जीत विश्व गांगेय देव अर्थात वह गंगेय देव जिसने विश्व को जीत लिया हो उल्लेख है। कोसल में कलचुरी शाखा के कमल राज का शासन था। उसकी सहायता से गंगेय ने उत्कल पर आक्रमण किया और पूर्वी किनारे पर अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। त्रिकलिंगाधिपति पदवी धारण की। प्रयाग में गंगे की दूसरी राजधानी है। गंगेय शिवभक्त था। प्रयाग में अक्षयवट के समीप निवास करने की बड़ी इच्छा थी। इसी स्थल पर उसकी मृत्यु हुई। उसकी 100 रानियां सती हो गईं। उत्तर भारत के काफ़ी बड़े भाग पर गंगेय का अधिकार था। उसने सोने के सिक्के चलवाए। कर्ण, गंगे के बाद महाप्रतापी कर्ण गद्दी पर बैठा। वह पिता से बढ़कर प्रतापी था। पूर्वी बंगाल पर आक्रमण कर विजय पाई। दक्षिण भारत के पल्लव, चोल, कुंतल को परास्त किया। राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है, कर्णदेव ने ऐसा प्रताप दिखाया कि कन्याकुमारी निकटस्थ प्रांत के पांडव राजा अपनी चंडी मत्ता भूल गए। मालाबार के मुरलों का घमंड विलीन हो गया। कोयम्बटूर के कुंग सीधी चाल चलने लगे। वंग और कलिंग के लोग कांप उठे। कांगड़े और कीरों को सुग्गे की नाई अपने पिंजरे के भीतर के बाहर आने की हिम्मत न पड़ी और पंजाब के हुड़ों का प्रहर्ष लुप्त हो गया। उसने चंदेलों पर चढ़ाई कर अपने राज्यच्युत कर लिया। मालवा पर आक्रमण कर भोज से राजभोज छीन लिया। कन्नौज को राजा बिल्कुल अपने करत लगत कर लिया। मगध पर उसने 2 बार धावा किया। दक्षिण के चोल, पांड्य और केरल देश उसके धावे से नहीं बचे। चंदेल राजा कृतिवर्मन ने कर्ण को हराया। कर्ण को हराया। मालवा के उत्तरदायित्व ने लड़ाई कर अपना राज्य बंधक मुक्त किया।
जीते जी अपना राज्य अपने पुत्र यश को सौंप दिया। त्रिपुरा के पास कर्णवली नामक नगरी उसने बनाई। इस प्रकार लगातार विजय प्राप्त होते जाने से उसे हिंदू नेपोलियन की पदवी दी गई। किसे? कर्ण को। किंतु यह भी सच है कि नेपोलियन के समान उसने अपने राज्यकाल के अंतिम समय में विजयलक्ष्मी की अस्थिरता का परिचय मिल गया था। उसके जीत हुए प्रदेश एक के बाद एक उसके हाथ से निकलने लगे। डॉक्टर वी मिरासी के अनुसार कलचुरी वंश के कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। उस काल में उसके बराबरी का सेनापति भारतवर्ष में नहीं था। अपने राज्य काल में पूर्वार्ध में उसने सर्वत्र विजय प्राप्त होती गई। जब उसे विश्वास हो गया कि मुसलमानों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भारत में एक बलशाली केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता है, तब उसने भारत में अपना इच्छादृश साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। अभाग्यवश उसे सिद्धि न मिल सकी, फिर भी इससे उसका महत्व कम नहीं होता।